किसान भाइयों सभी को मेरा सादर नमस्कार। एक बार फिर आज मैं अपने कृषि शोध फार्म वारसी अलीगढ़ पर अपने सहयोगी श्री रविंदर सिंह जी और श्रीमती संजना देवी जी के साथ अपने इस जीवाणु संवर्धन इकाई पर मौजूद हूँ। और एक बार पुनः आज मैं आपको अपने प्राकृतिक खेती से संबंधित और जीवाणु संवर्धन इकाई में जो हम जीवामृत बना रहे हैं उससे संबंधित आपको कोई बात बतानी चाहूँगा। साथियों, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और हमारी सनातन कृषि संस्कृति का भी यही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और एक हम हैं जो अपने फसलों की पैदावार से, अपने उत्पादन से किसी को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहते, बल्कि इस धरती पर मौजूद सभी जीवधारियों को मार रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अपने बुजुर्गों की कही बात पर अमल करना चाहिए। हमारी धरती पर मौजूद जितने भी जीवधारी हैं सभी को इसी धरती पर खुशी से जीना है, और उसके लिए प्राकृतिक खेती करना एक अच्छा सिद्धांत सिद्ध हो सकता है। साथियों, हमें मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक खेती में प्रकृति की किसी भी इकाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और हम यह भी जानते हैं कि इस धरती पर जितना जीने का हक हमें है उतना ही हक प्रकृति की प्रत्येक इकाई को भी है। इसी संबंध में मैं पुनः एक बार आपको प्राकृतिक खेती के बारे में, जो हम जीवामृत को बनाते हैं, उसके बारे में कुछ सावधानियाँ या कुछ ज़रूरी बातें जो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथियों, जो जीवामृत आपको दिखाई दे रहा है, इसको बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है हमारी सूक्ष्म जीवाणुयुक्त मिट्टी। सूक्ष्म जीवाणुयुक्त मिट्टी हमें कहाँ से लानी है, हमें उसका सबसे अधिक ध्यान देना है। क्योंकि जो मिट्टी हम लेकर आएँ वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हों। और इसके लिए हमें अपने गांव के किसी पुराने बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ या पाखड़ के पेड़, या उसके अलावा आपके आसपास कोई भी जंगल है उसमें जो मौजूद बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या पाखड़ का पेड़ है, उसके पास आप जाएं और उसकी पहचान करें, देखें उस पर चिड़ियाँ बैठती हों, चिड़ियाँ वहीं अपनी बीट करती हों, उस पेड़ के नीचे थोड़ी नमी हो, तो उस पेड़ के नीचे की मिट्टी को आप देखेंगे तो मिट्टी थोड़ी भुरभुरी टाइप की, बुच-बुची सी और काले से रंग की, चाय की पत्ती के तरह से होगी। उस मिट्टी को हमें लेकर आना है। कि हमें पूरी तरह सुनिश्चित करना है कि जो मिट्टी हम ला रहे हैं उसमें सूक्ष्म जीवाणु जो पूरी तरह से मौजूद हैं, उस मिट्टी को लाकर हमें इसमें डालना है। जब हम इसमें लाकर डाल देंगे तो उनको खाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि उनके लिए भोजन चाहिए। और उस भोजन के लिए हमें पहले दिन हम बनाएंगे तो 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा बेसन का, यानी कि बेसन उसमें डालेंगे उनको खाने के लिए, और उसको मिला देंगे। उसको फिर हम एक टाट के कपड़े से या किसी सूती हवादार कपड़े से ढक देंगे। और ढकने के बाद 2-3 दिन के बाद हम खोलेंगे तो उस पर काले रंग की एक लेयर आएगी। ये मेरे सामने मौजूद है, इस तरह की लेयर उसमें होगी। हमें एक छलनी की सहायता से उस लेयर को बाहर निकाल देना है। हमें अपने जो हमारे ड्रम में हमने डाले हैं सूक्ष्म जीव, उनके खाने का विशेषकर ध्यान रखना है। 15 दिन के बाद फिर हमें उसमें 3 किलो गुड़ और 3 किलो बेसन पुनः डालना है। और उसके बाद हर 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन डालते रहना है। और जब ये जीवामृत बनकर तैयार होगा तो आप उसको देखेंगे कि ये मौसमी के नारंगी रंग का, या हम कहें कि संतरे के जूस के जैसा कुछ जो है इस तरह का आपको दिखाई देगा। उसमें हाथ डाल कर देखेंगे तो कुछ ठंडा होगा और गाढ़ापन होगा, चिपचिपा होगा, इसमें से दुर्गंध आएगी। जब इस तरह का आपका तैयार हो जाए, हालांकि हमारा भी तैयार नहीं हुआ है, जब इस तरह से ये जीवामृत तैयार हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा जीवामृत तैयार हो गया है। अब बात आती है इसको डालने की। इसको डालने के लिए सबसे पहले हमें 4 दिन या 8 दिन पुरानी गोबर की खाद, जो थोड़ी सी सूखी टाइप की हो, और करीब 1 कुंटल हमें लेनी है, जो हमारे 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होगी। और उसमें हमें इस ड्रम में से 20 लीटर जीवामृत को, इसको घोल को निकाल के
उस अपने गोबर सूखे पर डालना है। साथ में उस गोबर में हमें 3 किलो चीनी और 3 किलो बेसन भी जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे हैं उनके भोजन के लिए डालना है, ताकि वो सूक्ष्म जीवाणु हमारे मरने न पाएँ। फिर उस सूखी गोबर को जो हमने बनाया है उसे हम जीवामृत कहेंगे, और उस घन जीवामृत कहेंगे, और उस घन जीवामृत को हमें अपने खेत में जा कर के डालना है। और ये ध्यान रहे कि उसमें जब हम अपने खेत में डालें तो वो पूरी तरह से उसमें नमी होनी चाहिए हमारे खेत में। या हम ये ध्यान रखें कि हम जब पलेवा जोतने के लिए जाएं तो आखिरी समय में जब लास्ट जुताई हो तो उसमें बखेर के हम उसकी जुताई कर दें, फिर हम उसमें अपनी फसल बो सकते हैं। और जब हम उसमें सूक्ष्म जीव संख्या को बढ़ा देंगे तो हमारे सूक्ष्म जीव उसमें मौजूद अवशिष्ट पदार्थों को या जैव पदार्थों को, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद या फसल अवशेषों को बहाकर ह्यूमस में परिवर्तित कर देंगे। और ह्यूमस परिवर्तित होने के बाद हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारी मिट्टी उर्वर हो जाएगी, और उसमें हमें फसल अच्छी प्राप्त होगी और हमें हमारी कृषि उत्पादन लागत भी कम आएगी। साथियों, मैं इसके अतिरिक्त आपको प्राकृतिक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ कि आजकल जो हमारे खेत हैं उनके खेतों में हमें ये ध्यान रखना है ताकि हमारी प्राकृतिक खेती निरंतर चलती रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो खेत है उसकी हम मोटी मोटी मैंड बनाएं, ताकि हमारा जो बारिश हो, वर्षा का पानी हमारे खेत से बाहर न निकलने पाए। और उस मेड़ों पर पेड़ लगाएं ताकि उन पेड़ों पर चिड़िया अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। पेड़ों को लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, जब गर्मी अधिक होगी, तापक्रम बढ़ेगा, तो हमें सूक्ष्म जीवाणुओं के मरने का डर रहेगा। तो हमारे सूक्ष्म जीवाणु उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं और वहाँ सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद जब पहली बरसात होगी, बारिश होगी, पानी होगा, तो सूक्ष्म जीवाणु पूरे खेत में फैल जाएंगे और अपना काम करेंगे। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद का प्रयोग करते रहें। इसके अलावा अपने खेत के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। अगर आपके खेत के पास में कहीं कोई गहरा जलाशय है, तालाब है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आपको चाहिए कि अपने खेत के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बना लें। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर प्राकृतिक तरीके से खेती करें। साथियों, ये प्राकृतिक खेती करने से हमें यह लाभ होगा कि हमारी धरती माँ की उर्वरता बनी रहेगी, यानी कि धरती माँ की कोख उर्वर रहेगी और हमारी प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाएंगे, हमारी जैव विविधता बरकरार रहेगी। साथ ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है प्राकृतिक खेती करने का, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का जो आह्वान है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें, वह भी पूरा होगा। इसलिए मैं सभी अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको इतना शेयर करें कि यह वीडियो सभी दूर दराज के गाँव वालों के आखिरी किसान भाई तक पहुँच जाएँ, ताकि हमारे किसान भाई इस प्राकृतिक खेती का जीवनोपाय बनाकर लाभ उठा सकें और हमेशा हमेशा हमारे बच्चों को, हमें भी इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे और हम इस धरती पर खुशी के साथ जी सकें। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।